गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ बायो क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है भी गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है। हमने क्या किया था, ऑक्सीजन अंदर ली थी नाक के द्वारा, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ गई, फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया से होती हुई प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, वो फिर कहाँ हैं, लंग्स में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी ब्रोंकस से होती हुई बैलून लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एल्वियोलाई तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है ना। अब एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं, जो सेल वॉल है, वो बहुत ज़्यादा पतली है। वहाँ से ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए भी उस ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी कि ऑक्सीजन उस ब्लड से सेल्स और टिश्यू तक कैसे पहुंचती हैं, और अगर इसका हम वाइस वर्सा करें भी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई तक कैसे पहुंचती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर ऑक्सीजन तो बच्चों आरबीसीज़ के द्वारा ट्रेवल करती हैं। अब आरबीसीज़ की फुल फॉर्म, आरबीसीज़ होती हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स। तो 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो आरबीसीज़ के कारण होता है, और बाकी बचा 3% वो ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का जो तरल पदार्थ होता है, ब्लड लिक्विड है ना। अभी आपको बताया ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, तो जो उसका लिक्विड पार्ट बचा उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा में तो ये ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि घुल जाती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिखा भी जो 3% ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। अब सेकंड आता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमें पता है भी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका कलर रेड होता है, और वो रेड किसके कारण होता है, एक पिगमेंट के कारण। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। अब देखो ग्लोबिन इन वर्ड लगा हुआ है तो ये प्रोटीन है, और इसके आगे जो हीम वर्ड है ना बच्चों, वो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। मींस ये जो प्रोटीन काम करेगा ना, ये सिर्फ हीम की प्रेजेंस में ही करेगा, हीम के बिना ग्लोबिन काम नहीं करेगा, और इसीलिए ये प्रोटीन बन जाता है हीमोग्लोबिन। और किस में मिलता है ये हीमोग्लोबिन, आरबीसीज़ में। तो एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, और ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ब्लड इसको लेकर जाता है टिश्यूज़ तक। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना था, इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो यही है भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, कल भी आपको मैंने बताया था जो गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। बाहर एटमॉस्फेयर में बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, लगभग 160 mm ऑफ Hg के करीब है। बाहर कितना है, 160, और हमारे अंदर एल्वियोलाई के अंदर लगभग 105 के करीब है। तो अंदर कम हुआ ना, और बाहर ज़्यादा हुआ, तो ऑक्सीजन कहाँ चली गई, अब बाहर से हमारी एल्वियोलाई में चली गई, अंदर चली गई। अब ब्लड के साथ अगर हम कंपेयर करें, एल्वियोलाई का कितना था पार्शियल प्रेशर, 105 के करीब, और ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसका होता है 40, तो ब्लड में कम हो गया, अब एल्वियोलाई में ज़्यादा हो गया पार्शियल प्रेशर। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है वो ऑक्सीजन, उस ब्लड में पहुँच जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है बच्चों, उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बढ़ गया, और कितना हो जाता है पार्शियल प्रेशर, 95 हो जाता है। क्लियर। और टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर और भी कम है, 40। तो इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती चली जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि PO2। P का मतलब है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, और क्या होना चाहिए यहाँ पर एल्वियोलाई में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए।
और PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वहाँ पर क्या है, कम होना चाहिए। और एल्वियोलाई में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। और ये सारी जो कंडीशंस है ना बच्चों, ये हमें एल्वियोलाई में मिलती हैं और इसीलिए एल्वियोलाई में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्लियर है। लेकिन अब बात आती है टिश्यूज़ की। अगर मैं टिश्यूज़ की बात करूँ, ये तो थे एल्वियोलाई में कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, लेकिन टिश्यूज़ में ये जो कंडीशंस है ना बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ऑपोजिट कैसे? वहाँ पर जो PO2 है वो कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या होगा उस केस में? वहाँ पर बच्चों ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था ना वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है, यानी कि टूटना शुरू हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम लोग फिर गेट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर एक डाटा है भी, जो 100 ml है ना ब्लड का, 100 ml ऑफ ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड हुआ था लंग्स के सरफेस पे, अब वो कितनी ml ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक देकर आएगा? सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है वो। क्लियर है। नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? अभी आपको बताया देयर आर 4 फैक्टर्स, और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। और एल्वियोलाई के लिए आपको याद करना है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और कितना होता है लगभग एल्वियोलाई में? 105 mm ऑफ Hg के करीब होता है। क्लियर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, तभी जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और जबकि टिश्यूज़ में क्या होता है? ऑपोजिट फैक्टर्स हो जाते हैं। वहाँ पर लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, हाई पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर, और वहाँ पर फिर ये ऑक्सीजन टूट जाती है और हमें कर्व हम लोग एक गेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जो बच्चों ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, वर नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ना हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या है ये? ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि एक कर्व प्लॉट करते हैं। किस किस के बीच में? एक तरफ तो हम लोग लेते हैं PO2, ठीक है, और PO2 हमेशा पार्शियल प्रेशर किस में होगा? mm ऑफ Hg में, है ना, मरकरी का mm ऑफ Hg में लेंगे। और दूसरी तरफ हम जो लेते हैं वो परसेंटेज लेते हैं। परसेंटेज किसकी? सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। सेचुरेशन पॉइंट कब आता है बच्चों? जब हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की सारी साइट्स ख़त्म हो जाती हैं। अभी आपको बताया भी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर सकता है, और मान लो 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं तो कितने ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेंगे? एक 4 के साथ कर रहा है तो 100 400 के साथ करेंगे। अब बाकी तो हीमोग्लोबिन है नहीं, तो उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो उस सेचुरेशन पॉइंट को हम लोग पार्शियल प्रेशर के साथ जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक मिलती है सिग्मॉइड कर्व। देखिए यहाँ पर ये कर्व बनी हुई है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। एस शेप की ये कर्व मिलती है। यहाँ पर हमने लिया PO2 mm ऑफ Hg और दूसरी तरफ हम लोग लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। फिर इसको हम लोग प्लॉट क्यों करते हैं? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक तो इससे हमें फैक्टर्स को इजीली हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर। दूसरा, ये जो लोअर पॉइंट है इस कर्व का, इट शोज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। और जो अपर पार्ट है कर्व का, that upper part indicates the acceptance of oxygen with the hemoglobin। नीचे वाला जो पॉइंट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? विद डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, और द अपर पार्ट इंडिकेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन। और ये जो डिसोसिएशन कर्व है ना बच्चों, ये लेफ़्ट की तरफ भी शिफ्ट कर सकती है और राइट की तरफ भी शिफ्ट कर सकती है। जब लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा और लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी या लो टेम्परेचर होगा, तब तो हमारी कर्व बच्चों ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाती है।
और राइट की तरफ कब करेगी, जब हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएट हो चुकी है, यानी कि टिश्यूज़ में ये कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा अभी तो ये तो बात थी भी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो बच्चों अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? कहाँ पर? एल्वियोलाई की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जुड़ती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या होगा जब PCO2 हमारे लंग्स में ज़्यादा बढ़ जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को सोच के आप थोड़ी देर में बता सकते हो। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मेथड्स हैं बच्चों ट्रेवल होने के। कौन कौन से हैं वो मेथड? एक तो है ट्रांसपोर्ट इन द डिज़ोल्व्ड फॉर्म, यानी कि घुली हुई अवस्था में। दूसरा आता है वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता था, यहाँ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। नाम से ही पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है। और तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। अब बाइकार्बोनेट आयंस कौन से होते हैं बच्चों? HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट होते हैं बच्चों HCO3 नेगेटिव। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिज़ोल्व्ड फॉर्म में। केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डिज़ोल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर केवल बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड घुल के टिश्यू से हमारे लंग्स में आती है। सेकंड आता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, ये देखिए, और ये बन जाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और लास्ट आता है एज बाइकार्बोनेट आयन, जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज़ द 70%। तो कैसे होता है सुनिए। अब टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा है और जहाँ काम चलता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। तो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का P यानी कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो, और ब्लड में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी? फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी कि ब्लड में आ जाएगी। जहाँ पर ब्लड में वाटर है ना, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वाटर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वाटर के साथ कंबाइन कर लेती है। देखिए यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके क्या बनाया हुआ है यहाँ पर? H2CO3। और यहाँ पर एंजाइम काम करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये जो बनता है दैट इज़ नोन एज कार्बोनिक एसिड। ये देखिए क्या था? H2O क्या है? वाटर। कहाँ पर? ब्लड में। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? जो टिश्यूज़ में है। और ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। और फिर उसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। रिवर्सिबल का मतलब है वी कैन रिवर्स दिस रिएक्शन, हम इस रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर कार्बोनिक एसिड बना सकते हो तो आप कार्बोनिक एसिड को तोड़कर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हो। तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आगे बच्चों डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और ये बाइकार्बोनेट आयंस में। क्लियर? दीज आर द बाइकार्बोनेट आयंस। ये जो रिएक्शन है बहुत फास्टर होती है आरबीसीज में क्योंकि एंजाइम है यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। और फिर ये हाइड्रोजन आयन जो है ना बच्चों, और ये जो कार्बोनेट आयंस हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं आरबीसीज के अंदर ही, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। जितने कैटायंस बाहर आएंगे उतने ही एनायन अंदर जाते हैं, और इस इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं बोर इफ़ेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए उसका आंसर भी बता देती हूँ भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वियोलाई में अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा?
तो क्या होगा, इसको इस तरह से समझते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो इट मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वो कम हो जाएगी, है ना। तो कम होने से हमारे को जो सांस आएगा वो बहुत जल्दी जल्दी आएगा, यानी कि जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और डीप ब्रीदिंग करने लगेंगे, हम लोग गहरा सांस भरने लगेंगे अगर हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो। क्लियर? इज़ इट फाइन? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।